नेट इकोनॉमिक्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 9, ये इस यूनिट में 2 पार्ट में आपके सिलेबस में चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें पहला पार्ट है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और दूसरा पार्ट है डेमोग्राफी। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एनटीए ने इनको एक साथ रखा है। हालांकि मैंने इन दोनों को अलग अलग से पढ़ाने का अपना प्लान बनाया और उसमें सबसे पहले मैंने डेमोग्राफी को आपको कंप्लीट करवाया। अब आज हम लोग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स इसमें हम लोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लेक्चर्स में आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो सिलेबस भी डिसाइड किया एनटीए ने, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ही कम टॉपिक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे इन्होंने पहले टॉपिक में रखा कि पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में। अब आप सबको ये बात पहले से क्लियर है कि इन्वायरमेंट जो है आपका पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी मोस्टली सार्वजनिक वस्तु से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जो इनका पहला टॉपिक है ये आपका कहता है कि आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज, आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है और साथ ही साथ पर्यावरण को कैसे आप सार्वजनिक वस्तु से कोरिलेट करेंगे। यानी पर्यावरण के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका नदियाँ हो गया, नदी का पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो ये कैसे जो है सार्वजनिक वस्तु के रूप में है आर्थिक जगत में, इनका कैसे लोग प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे कठिनाइयाँ आएंगी, कैसे इनका समाधान किया जाए। फाइनली आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर सार्वजनिक वस्तु को समझने की क्षमता विकसित करना पहले टॉपिक का उद्देश्य है। तो पहले आज के इस क्लास में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सार्वजनिक वस्तु होता क्या है। उसके बाद आपके सिलेबस में जो दूसरा टॉपिक रखा गया है ये है बाज़ार विफलता, मार्केट फेलर सिस्टम। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है इसको आपने पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ा होगा या पब्लिक फाइनेंस में भी आप पढ़ते हैं। और अगर देखा जाए तो जो इनका पहला टॉपिक है सार्वजनिक वस्तु, ये भी आपको पब्लिक फाइनेंस में पढ़ने को मिलता है, जहाँ पे आप कई प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इस इनके सिलेबस में 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट के स्पेशल टॉपिक हैं और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको देखने से ये लगता है कि हाँ, हमने इसको किसी और यूनिट में नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे कि कोज थ्योरम या कोज प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है लागत लाभ विश्लेषण और तीसरा पर्यावरणीय वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। तो ये ऐसे 3 टॉपिक हैं जो कि आपको इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में स्पेशली पढ़ने हैं। बाज़ार विफलता और सार्वजनिक वस्तु के रूप में पर्यावरण, ये 2 टॉपिक आपके पब्लिक फाइनेंस से भी रिलेट करते हैं, जो आपका वहाँ पे सिलेबस रखा गया है। ठीक है, फ़िलहाल में आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो कैसे सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में अपना जगह बनाए हुए हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 2 मूलभूत सवाल आपके माइंड में आते होंगे, आने भी चाहिए। पहला सवाल तो बहुत ही आसान है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है। जो हम लोगों के चारों तरफ फैला हुआ है यही है पर्यावरण। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि पर्यावरण का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते समय इन्वायरमेंट को क्यों पढ़ते हैं, या पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा जायज़ सवाल है और दमदार सवाल है। चलिए इस पे थोड़ा हम लोग बात करते हैं। पर्यावरण मतलब हम लोगों के आसपास की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्रकृति प्रदत्त हैं और उन सारी चीज़ों से हम लोग घिरे हुए हैं। अर्थशास्त्र पढ़ते समय पर्यावरण की अगर बात की जाएगी तो हम लोग इसको मोस्टली समझेंगे संसाधनों से। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है आर्थिक क्रियाकलापों का और आर्थिक क्रियाकलापों में संसाधनों की बात होती है। तो पर्यावरण अर्थशास्त्र को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे संसाधनों की।
ऐसे संसाधन जो कि हम लोगों को प्रकृति से मिले हैं, प्रकृति से हम लोगों को कुछ साधन मिले हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये साधन हम लोगों को प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, तो इस बात को निश्चित करना या इस बात का डिसीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में इस पे अधिकार किसका होगा। उदाहरण के लिए, जैसे कोई ऐसी वस्तु भी होती है, जब आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़े होंगे कई प्रकार की वस्तुएं, वहाँ पे आपने सार्वजनिक वस्तु के बारे में पढ़ा होगा, निजी वस्तु के बारे में पढ़ा होगा, मिश्रित वस्तु के बारे में पढ़ा होगा, मेरिट वस्तु के बारे में पढ़ा होगा। तो कुछ तो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कि आप पैसे दे करके उनका उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं, बिना आपको पे किए हुए उसका उपभोग करने की इजाज़त नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है। ये निजी वस्तुएं होती हैं, आप देंगे तभी आप उनका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों के आसपास, हम लोगों के चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमको कुछ चुकाना पड़े। जैसे कि कोई नदी बह रही है और नदी का पानी हमको यूज करना है, तो ये बिल्कुल आवश्यक शर्त नहीं है कि हमको वहाँ पे कुछ पे करना पड़े, ठीक है। पहाड़ हो गए, नदी, पहाड़, झरना, तालाब, इस तरह के बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम लोगों के आसपास हैं। कई प्रकार के पेड़ हो गए। अब ये पूरी तरह आवश्यक शर्त नहीं है कि इसका उपयोग हम तभी करेंगे जब हम इसके लिए कुछ चुकाएंगे या पे करेंगे। कहीं कहीं ये देखने को मिल जाता है कि वहाँ पे हम थोड़ा सा पे करके फिर इसका उपयोग करेंगे, लेकिन सामान्यतः ऐसी वस्तुएं जो है स्वतंत्र रखी गई हैं। तो पर्यावरण अर्थशास्त्र का हम लोग अध्ययन इसीलिए करते हैं कि पर्यावरण यानी हम लोगों के चारों तरफ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग कौन करेगा यही नहीं निश्चित है, या कोई उपयोग कर रहा है तो वो कितना करेगा, अगला आदमी कितना नहीं करेगा, दोनों में क्या समझौते होंगे, यही आगे चल के समझौता कोच थ्योरम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये सारी बातें जो है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जहाँ पे ये आवश्यक हो जाता है कि हम लोग पर्यावरण का या पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का अध्ययन करें। तो अब उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि पर्यावरण अर्थशास्त्र कैसे दोनों आपस में, पर्यावरण और अर्थशास्त्र कैसे आपस में संबंधित हैं, ठीक है। संसाधनों का कुल मिला के हम लोग अध्ययन करेंगे आर्थिक तौर पे, और यही आपका हो जाएगा पर्यावरण अर्थशास्त्र। पहला जो टॉपिक रखा गया, ये रखा गया पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में। अब ये बात तो बिल्कुल सर्वमान्य है कि पर्यावरण जो है वो सार्वजनिक वस्तु है। सार्वजनिक वस्तु की विशेषताएं क्या होती हैं? सार्वजनिक वस्तु की विशेषता होती है कि एक व्यक्ति के द्वारा उपभोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता को कम नहीं करता है। आप कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक वस्तु का उपभोग संयुक्त और समान होता है। ऐसी अगर विशेषताएं आपको देखने को मिल रही हैं तो ये कही जाएगी सार्वजनिक वस्तु। पैरेटो, आपने जब वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, वहाँ पे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा पैरेटो की इष्टतम शर्तें, पैरेटो की अनुकूलतम शर्तें। तो हर प्रकार की वस्तुओं के लिए भी इसको हम लोग लागू कर सकते हैं। अगर हम लोग सार्वजनिक वस्तु के बारे में देखें तो सार्वजनिक वस्तु के लिए पैरेटो की शर्त ये कहती है कि इसका सीमांत सामाजिक लाभ इसके सीमांत सामाजिक लागत के बराबर होना चाहिए। पैरेटो की शर्त क्या कहती है कि कोई भी वस्तु सार्वजनिक वस्तु तब कही जाएगी जब उसका सीमांत सामाजिक लाभ, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल सोशल, यहाँ पे मार्जिनल सोशल प्रॉफिट है, ठीक है, लाभ की बात है, और यहाँ पे सीमांत सामाजिक मार्जिनल सोशल कॉस्ट, ये दोनों जब आपस में बराबर होंगे, यानी MSP और MSC ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस प्रकार की वस्तु सार्वजनिक वस्तु कही जाएगी। और ये बात किसने बताया?
ये बात बताया पेरेटो की शर्त ने। तो ये हो जाती है पेरेटो की अनुकूलतम शर्त, किसके लिए? सार्वजनिक वस्तु के लिए। लेकिन एक सार्वजनिक वस्तु की विशेषता ऐसी होती है कि एक पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट में पेरेटो इष्टतम बिंदु नहीं प्राप्त किया जा सकता। पेरेटो की इष्टतम शर्त तो हमने बताया कि किस दशा पे होगी, लेकिन वास्तव में जो स्थिति देखने को मिलती है कि सार्वजनिक वस्तु जो होती है उसकी विशेषताओं का हम लोग अध्ययन करें और ख़ास तौर से पूर्ण प्रतियोगी मार्केट में करें, तो इस मार्केट में पेरेटो इष्टतम बिंदु प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ये फेल्ड हो जाता है। अगले पॉइंट पे बात करेंगे। जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं ये धनात्मक बहिर्भाव उत्पन्न करती हैं, धनात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और यह प्रभाव तब आता है या इस प्रभाव की शुरुआत तब होती है जब सार्वजनिक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने की सीमांत लागत शून्य हो जाती है। तो यहाँ से धनात्मक बहिर्भाव उत्पन्न होता है। इन पॉइंट्स से आप समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में सार्वजनिक वस्तुओं का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फिर ये सारे आपके कॉन्सेप्ट पर्यावरण से कोरिलेट कर लीजिए। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पर्यावरण एक सार्वजनिक वस्तु कैसे है, और फिर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आगे जो भी आप 1-2 थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये सारी बातें प्रूव होती दिख जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं का विश्लेषण जो होता है एक अवास्तविक मान्यता पर आधारित है, और ये अवास्तविक मान्यता ये है कि उपभोक्ता अपनी इच्छा से उनकी मांग कीमतें बताते हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि ऐसा हो जाए तो सरकार सार्वजनिक वस्तुओं का वित्त प्रबंध करने के लिए उपभोक्ताओं से उतनी ही राशि लेगी जितनी कि वे देने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि पहले ही बताया कि उपभोक्ता अपनी इच्छा से उनकी मांग और कीमतों को बताता है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो सरकार को फिर ऐसे कुछ बनाना होगा पॉलिसी, ठीक है, सरकार को कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि उपभोक्ताओं से उतनी ही राशि बोले जितनी कि वे देने के इच्छुक होते हैं। इससे क्या होता है? इससे सरकार अधिक दक्षता और साम्यता प्राप्त कर सकती है। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? वास्तव में सार्वजनिक वस्तुएं सामान्य तौर पर करों और सब्सिडियों द्वारा वित्त प्रबंधित की जाती हैं। पहली बात हम लोगों ने किया कि अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर है, लेकिन अभी क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं सामान्यतः कर और सब्सिडी के द्वारा वित्त प्रबंधित की जाती हैं। यानी जैसे किसी पुल का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ये सार्वजनिक वस्तु के रूप में सरकार यहाँ पे छूट देती है, तभी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज हमको पुल का प्रयोग करने के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तु का हम लोग मुफ्त में प्रयोग करें, इसके लिए सरकार टैक्स और सब्सिडी के माध्यम से उसको व्यवस्थित करती है या उसके फाइनेंस सिस्टम को मैनेज करती है, तब जा कर के सार्वजनिक वस्तु हम लोग मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट को टैक्स और सब्सिडी के द्वारा इसे वित्त प्रबंधित करना पड़ रहा है या किया जा रहा है, तो यहाँ पे पेरेटो इष्टतम की स्थिति नहीं प्राप्त हो पाती। ठीक है, यहाँ भी फेल्ड हो रहा है। उसके बाद और देख लेते हैं। पुनः सार्वजनिक वस्तुओं का बहिष्करण, सार्वजनिक वस्तुओं पे बहिष्करण सिद्धांत लागू नहीं होता है। अच्छा, बहिष्करण सिद्धांत नहीं लागू होता है। अब इस बात का मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक वस्तुओं के जो लाभ होते हैं वे सभी को प्राप्त होते हैं, चाहे कोई व्यक्ति उसके लिए कुछ देता हो या न देता हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी सरकारी वस्तु को ले सकते हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त हो। कुछ लोग हो सकता है कि इसके लिए पे करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उसके लिए पे करें। तो यहाँ से ये क्लियरली स्पष्ट हो जाता है कि इनके लाभ सभी को प्राप्त होंगे, चाहे कोई व्यक्ति उनके लिए कुछ देता हो या न देता हो।
लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी देखने को मिल जाती हैं जहाँ पे बहिष्करण का सिद्धांत लागू हो जाता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे पुल हो गया। पुल एक सार्वजनिक वस्तु है। पुल जो होता है ये एक सार्वजनिक वस्तु है। किसी भी नदी पे बना हुआ आप पुल देख लें, और ये स्पेशली एक सार्वजनिक वस्तु है, ये पूरी तरह बात सत्य है। लेकिन इसका प्रयोग केवल उनके लिए होता है जो कि इसके लिए टोल टैक्स देते हैं, तो इससे पेरेटो इष्टतमता की शर्त नहीं आती है। लेकिन पुल की सेवाएं केवल उन्हीं तक सीमित हों जो कि इसके लिए भुगतान करते हैं, तो ये गलत है। पेरेटो इष्टतम के लिए पुल की सेवाएं प्रत्येक उपभोक्ता को शून्य कीमत पे उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, पेरेटो इष्टतम के लिए पुल की सेवाएं प्रत्येक उपभोक्ता को शून्य कीमत पे उपलब्ध होनी चाहिए। और थोड़ा सा आगे हम लोग समझते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित एक और प्रॉब्लम आती है फ्री राइडर्स की। इसको भी देखिएगा, फ्री राइडर्स क्या होता है अभी आगे आप समझ जाएंगे। ये जो बहिष्करण का सिद्धांत होता है सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित, इसको थोड़ा सा और समझिए अच्छे से। ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं जिनके लिए बहिष्करण सिद्धांत लागू नहीं किया जाता है, उनकी सेवाओं के लिए भुगतान जो होते हैं वे स्वैच्छिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत से उपभोक्ता उसके प्रयोग के लिए भुगतान करने को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लाभ मुफ्त प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के उपयोगकर्ता या उपभोगकर्ता कहलाते हैं फ्री राइडर्स। इसीलिए जब सार्वजनिक या इस तरह की सार्वजनिक वस्तु का निर्माण होता है तो इष्टतम से बहुत कम इसके उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, फ्री राइडर्स प्रॉब्लम के कारण। ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, फिर से ध्यान दीजिए। कुछ सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके लिए बहिष्करण सिद्धांत लागू नहीं किया जाता। तो जब बहिष्करण सिद्धांत लागू नहीं होगा तो इन सेवाओं या इन वस्तुओं के उपयोग के लिए भुगतान करना जो होता है वो स्वैच्छिक होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब स्वैच्छिक है तो बहुत से उपभोक्ता ऐसे भी होते हैं जो उनके उपयोग करने के लिए या उन वस्तुओं या सेवाओं के प्रयोग करने के लिए भुगतान को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन वस्तुओं या सेवाओं के लाभ वो मुफ्त में भी प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसे में भुगतान नहीं करते हैं। ऐसे सभी उपभोगकर्ता या उपयोगकर्ता जो कि मुफ्त में वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है फ्री राइडर्स। तो इसीलिए जब ऐसी सार्वजनिक वस्तु का निर्माण होता है तो इष्टतम से बहुत कम इसके उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, ये फ्री राइडर्स प्रॉब्लम के कारण होता है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ टीवी स्वामी यानी टीवी रखने वाले, हम और आप कोई भी हो सकते हैं, हम लोग अपना DTH या डिश एंटीना लगाए हुए हैं, तो कोई एक चैनल आप ले सकते हैं, स्टार टीवी या कोई भी चैनल। ये हम लोगों को बिना कोई भुगतान किए उपलब्ध हो रहा है, हम लोग बिना किसी भुगतान के इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो केबल ऑपरेटर है, केबल जिसके माध्यम से हमको ये सुविधा मिल रही है, इसको यानी ऑपरेटर को इस चैनल के लिए, जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं, कुछ भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि बिना भुगतान किए हुए ये स्पेशल चैनल जो है ये सबको नहीं दे पाएगा, नहीं उपलब्ध करवा पाएगा। लेकिन हम लोग एक निश्चित राशि में ही ढेर सारे चैनल प्राप्त कर रहे हैं। अब अगर एक चैनल हमको एक्स्ट्रा में मिल रहा है तो भी हम इसके लिए भुगतान नहीं करते हैं। एक चैनल कम हो जा रहा है तब भी भुगतान हम उतना भी करेंगे जितना पहले कर रहे थे। तो अगर कोई बोनस चैनल हमको देखने को मिल रहा है और हम इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं तो हम हो गए फ्री राइडर, और टीवी स्वामी तो फ्री राइडर हो गया, लेकिन जो केबल ऑपरेटर है वो इसके लिए भुगतान कर रहा है। ठीक है, तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है। फ्री राइडर्स प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। तो ये सार्वजनिक वस्तु को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में। सार्वजनिक वस्तुओं के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा।
पर्यावरण विशुद्ध रूप से एक सार्वजनिक वस्तु है। आने वाले सभी थ्योरीज में हम लोग पर्यावरण से रिलेटेड जो भी वस्तुएं या सेवाएं मिलेंगी उनको हम लोग यही मान के चलेंगे कि एक सार्वजनिक वस्तु है, और इसी के आधार पे आगे की सभी थ्योरी आपको पढ़नी है। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में अप्रत्यक्ष रूप से एक टॉपिक आपको मिलता है एक्सटर्नलिटीज, बाह्यताएं, बाह्यता। ये पढ़ना अति आवश्यक है। पहले भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ चुका है, और कब क्या क्वेश्चन पूछ ले ये तो कोई हम लोग फिक्स कह नहीं सकते। तो चलिए अब हम लोग इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कि बाह्यता होती क्या है। AC पीगू 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी। 1912 में ग्रोथ एंड वेलफेयर, 1920 में इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर और 1928 में थ्योरी ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स। पुस्तकों को याद रखिए, क्योंकि कब कौन सी पुस्तक का नाम पूछ ले ये कोई भी फिक्स नहीं है। अब हम लोग पहुंचते हैं बाह्यता पे। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बाह्यता होता क्या है। कोई भी ऐसा कार्य जो दूसरे को प्रभावित करे यह बाह्यता कहलाता है। आप बैठ के कहीं चिल्ला रहे हैं, किसी का सर उससे दर्द करने लगा, ये बाह्यता है। आप बैठ के चिल्ला रहे हैं, सर दर्द करना बाद में छोड़िए, आप बैठ के चिल्ला रहे हैं, दूसरा इससे प्रभावित हो रहा है, ये बाह्यता हो गया। आपका चिल्लाना बाह्यता हो गया, ठीक है। आप किसी रैली में बैठ के चिल्ला रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, धनात्मक बाह्यता है, क्योंकि वहाँ पे चिल्लाने की ज़रूरत होती है। आप खाली किसी एक स्थान पे बैठ के चिल्ला रहे हैं, दूसरे आदमी का सर दर्द करने लगता है, ये नकारात्मक बाह्यता है। यानी बाह्यता अगर धनात्मक प्रभाव छोड़ रही है तो धनात्मक बाह्यता कही जाएगी, नकारात्मक प्रभाव छोड़ रही है तो नकारात्मक बाह्यता कही जाएगी। अब चलिए स्टार्टिंग से आते हैं हम लोग। ये जो बाह्यता है 3 क्रियाकलापों से संबंधित देखने को मिलती है। पहला, प्रोडक्शन से रिलेटेड, उत्पादन से रिलेटेड बाह्यता, उत्पादन से रिलेटेड बाह्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, उपभोग से रिलेटेड बाह्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। और तीसरा, दोनों का मिश्रित रूप भी देखने को मिलता है। बाह्यताओं के प्रभाव जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक धनात्मक बाह्यता और दूसरा नकारात्मक बाह्यता, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब पहला हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में, उत्पादन की क्रियाकलापों में बाह्यता के क्या उदाहरण हो सकते हैं और कैसे आप पॉजिटिव यानी पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज को समझेंगे और कैसे नकारात्मक उत्पादन बाह्यता को समझेंगे। पहला देख लेते हैं नकारात्मक उत्पादन बाह्यता। ये जो नकारात्मक उत्पादन बाह्यता है ये किसी फर्म द्वारा उत्पन्न होने वाले धुएं से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों के आसपास कोई फर्म लगी हुई है, उससे धुआं निकल रहा है, ये जो धुआं होगा ये नकारात्मक उत्पादन बाह्यता से संबंधित होगा, क्योंकि इस धुएं से किसी का लाभ नहीं हो रहा है बल्कि हानि हो रही है, और ऐसी हानि हो रही है जिसके बदले हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये हो गई नकारात्मक बाह्यता जो कि उत्पादन से संबंधित है। दूसरा इसमें क्या है, धनात्मक उत्पादन बाह्यता। फूलों की खेती, हमारे आसपास किसी किसान ने फूलों की खेती किया हुआ है तो हम लोगों के आसपास का जो वातावरण रहेगा बिल्कुल सुगंधित रहेगा। यानी इस सुगंध के लिए हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वातावरण सुगंधित है। ये हो गई आपकी धनात्मक उत्पादन बाह्यता। इसका एक और अप्रत्यक्ष लाभ आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फूल की खेती की गई है, मधुमक्खी इन्हीं फूलों के सहारे आपके आसपास शहद का निर्माण करेंगी, शहद का निर्माण करेंगी। ये भी आपको धनात्मक उत्पादन बाह्यता के रूप में स्पष्ट कर रहा है अपनी बात को। तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान
क्या होता है नकारात्मक उत्पादन बाह्यता कैसे समझेंगे ये भी क्लियर हो चुका होगा, और क्या है धनात्मक उत्पादन बाह्यता ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगला उपभोग की क्रिया के दौरान बाह्यता को कैसे हम लोग समझेंगे। उत्पादन प्रोसेस हो गया, अब उपभोग प्रोसेस को भी देख लेते हैं। पहले देखेंगे नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्निटीज, नकारात्मक उपभोग बाह्यता। सिगरेट आप पी रहे हैं, धुआं कोई और सूंघ रहा है, तो ये क्या हो गया नकारात्मक उपभोग बाह्यता। दूसरा पॉजिटिव यानी धनात्मक उपभोग बाह्यता, आपने गार्डन लगा लिया है या कहीं पे गार्डन लगा हुआ है, अब इस गार्डन में आप जा रहे हैं घूमने टहलने, तो उस गार्डन का आप उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कौन सा उदाहरण है, ये आपके लिए है धनात्मक उपभोग बाह्यता। कोई गार्डन आपका लगा हुआ है, आप वहाँ पे डेली मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, ये हो गया आपका धनात्मक उपभोग बाह्यता। उत्पादन भी हो गया, उपभोग भी हो गया, दोनों से मिली जुली स्थिति भी देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं। इसमें पहले नेगेटिव को देखेंगे, नकारात्मक बाह्यता जो कि दोनों का मिला रूप होती है, यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों का। तो इसका एग्जाम्पल है रेलवे, इससे कुछ लाभ भी हैं, इससे कुछ हानि भी है। और धनात्मक वाले में देखेंगे अगर, तो इसमें एजुकेशन है, शिक्षा, इसका लाभ ही लाभ है। तो ये बाह्यताएं हो गई। परिभाषा इसकी हमने पहले ही बताया कि कोई भी कार्य जो दूसरे को प्रभावित करे वो बाह्यता कहलाता है। आप बैठ के अभी पहले बताया कि आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, सामान्य तौर पे ये बाह्यता है। किसी एक आदमी के सामने चिल्ला रहे हैं, नकारात्मक बाह्यता। किसी रैली में चिल्ला रहे हैं, धनात्मक बाह्यता। प्रोफेसर केनेथ एरो, इन्होंने बाह्यता के बारे में कुछ अपने विचार स्पष्ट किए थे। उन विचारों को चलिए हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बताया कि बाह्यता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक निजी अर्थव्यवस्था कुछ उत्पादों में एक क्षमतावाद बाजार को निर्मित कर सकने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रोत्साहन से वंचित रहती हैं तथा इस बाजार की अनुपस्थिति कुशलता की हानि को उत्पन्न करती है। प्रोफेसर एरो ने अपने विचार को दिया था, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने समझाने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये बाह्यताएं होती क्यों हैं, इसको भी समझना अति आवश्यक है कि क्या कारण है कि बाह्यताएं हम लोगों के सामने आती हैं। बाजार विफलता, संसाधनों का असमान वितरण, उत्पादन का प्रतिकूल स्तर, मुख्य रूप से ये तीन कारण हैं जिनसे कि बाह्यताएं देखने को या बाह्यताएं उत्पन्न होती हैं। बाजार विफलता मार्केट फेलर सिस्टम, पब्लिक फाइनेंस में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, साथ ही साथ संसाधनों का असमान वितरण, ये भी पब्लिक फाइनेंस में आपने पढ़ा होगा। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि संसाधनों का ठीक तरीके से वितरण न हो रहा है, तो इसके भी कुछ धनात्मक या नकारात्मक बाह्यताएं देखने को मिल सकती हैं। तीसरा है उत्पादन का प्रतिकूल स्तर, उत्पादन का स्तर अगर प्रतिकूल है वहाँ से भी बाह्यताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये तीन कारण हो गए बाह्यताओं के उत्पन्न होने के। एक पॉइंट के तौर पे अगर देखें तो सामाजिक लागत व लाभ और निजी लागत व लाभ के बीच का जो अंतर होता है यही बाह्यता होती है। दो पॉइंट आपको और समझने हैं कि सामाजिक लाभ बराबर निजी लाभ प्लस बाह्य लाभ, लेकिन अगर ऐसे में बाह्य लाभ ये ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे में क्या करती है सरकार, इसे बढ़ावा देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामाजिक लाभ जो होगा ये अधिक होगा निजी लाभ की तुलना में। दूसरा पॉइंट इसमें देखने को मिलता है कि सामाजिक लागत इक्वल टू निजी लागत प्लस बाह्य लागत, और यहाँ भी बाह्य लागत जो है ये ग्रेटर देन 0 है। तो अगर अभी ये कंडीशन रहेगी तो ऐसे में सोशल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट होगी यहाँ पे, यानी सार्वजनिक लागत जो होगी वो निजी लागत से अधिक होगी। तो इस तरीके को क्या करेगी सरकार, नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।
तो ये पूरा का पूरा आपका बाह्यता का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से आपकी ये पहली क्लास ख़त्म होती है। सबसे पहले तो हम लोगों ने समझा कि वास्तव में पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अर्थशास्त्र क्या है, क्या ज़रूरत है कि हम लोग पर्यावरण अर्थशास्त्र को पढ़ें। उसके बाद हम लोगों ने सार्वजनिक वस्तु के कॉन्सेप्ट को समझा। फिर थोड़ा सा हमने चर्चा किया कि पर्यावरण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो सार्वजनिक वस्तुएं हैं और इन्हीं पे आधारित सारी थ्योरी हैं। और लास्ट में हम लोगों ने बाह्यता के टॉपिक को समझा, यानी बाह्यता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके प्रभाव कौन कौन से हैं, क्यों ये उत्पन्न होती है, यानी क्यों बाह्यता देखने को मिलती है। सारी चीज़ों की हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी कोज प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। कोज प्रमेय, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो आज की ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। अगले क्लास में, अगले टॉपिक में हम लोग कोज प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे।